हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 12th क्लास का केमिस्ट्री का 10th का लेसन यानी 10वां लेसन है वो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि एक हटाकर उसके स्थान पर दूसरा आ जाना, उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिस्थापन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के किसी एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा यदि हम कर देते हैं तो बनने वाला उत्पाद है वो हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लें कि यहाँ पर मेथेन है, एथेन मैंने लिखा है, तो ये मेथेन और एथेन दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त का अर्थ होता है कि उसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यदि उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त दोनों में से कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मेथेन है तो मैं मेथेन ले लेता हूँ कि मेथेन का मैंने एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया, तो यहाँ पर मेथिल हेलाइड बन गया और साथ में एक HCl का निष्कासन हो गया, सॉरी एक HX का निष्कासन हो गया। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन, इस हाइड्रोकार्बन मेथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन है, जबकि इस हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, इस व्युत्पन्न के अंदर 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर हेलोजन है। तो यहाँ पर इस हेलोजन ने यहाँ के एक हाइड्रोजन का यहाँ से प्रतिस्थापन कर दिया और प्रतिस्थापन किया है तो किस रूप में निकला है? यहाँ पे HX के रूप में इसका निष्कासन हो गया है। इसलिए ये जो उत्पाद बना है, इस उत्पाद को हम कहते हैं हेलोजन व्युत्पन्न। यहाँ पर हमने एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लिया है मेथेन का। आप यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि यहाँ पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल लें तो देखो मैंने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है। ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्रिया करवा दी मैंने हेलोजन की। यहाँ हेलोजन है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हम फ्लोरीन को नहीं लेंगे, सीधे फ्लोरीन को हम नहीं ले सकते। यदि फ्लोरीन का कोई सॉल्ट लेके यदि क्रिया करवाते हैं तो फ्लोरीन का उत्पाद हम बना सकते हैं, लेकिन सीधे फ्लोरीन की क्रिया हम नहीं करवा सकते। जिसका रीजन क्या होता है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। कितनी होती है फ्लोरीन की? 4 होती है, जो सर्वाधिक होती है। उच्च विद्युत ऋणता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज इसका छोटा होने के कारण हम यहाँ पर हेलोजन के लिए फ्लोरीन को नहीं ले सकते, क्योंकि ये अभिक्रिया है वो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये विस्फोटक अभिक्रियाएं देता है। इसीलिए हम हेलोजन के बराबर क्या लेंगे? हेलोजन के बराबर हम क्लोरीन ले सकते हैं, हम ब्रोमीन ले सकते हैं, हम आयोडीन ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे ही हम इसके साथ क्रिया कराते हैं, यहाँ से इस हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो जाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स का निर्माण हो जाएगा और एक HX यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा हुआ है और बनने वाला उत्पाद क्या कहलाया? हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। अब यदि हम इसका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो क्लासिफिकेशन के अंदर, वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले मैं लेता हूं इनकी संख्या के आधार पे। वर्गीकरण है इसका संख्या के आधार पे। जैसे हम संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 अनंत, उसी प्रकार से यदि हेलोजन की संख्या 1 होती है तो इसको हम कहते हैं मोनो हेलाइड। और यदि हेलोजन की संख्या 2 होती है तो उसे हम कहते हैं डाई हेलाइड। और यदि हेलोजन की संख्या 3 होती है तो उसे हम कहते हैं ट्राई। और यदि 3 से अधिक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉली। हालांकि यहाँ पर पॉली शब्द है वो 3 के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 से अधिक हो जाए तो उसे पॉली हेलाइड कहेंगे। पहले का यदि मैं देखूं मोनो हेलाइड, मोनो का अर्थ होता है एक, संख्या में कितना होगा? 1 होगा। यानी हेलाइड में जो हेलोजन व्युत्पन्न बनेंगे उन हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर हेलाइड के अंदर संख्या कितनी होगी? हेलोजन की 1 होगी।
हेलोजन की संख्या कितनी होगी, 1। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, CH3X ले लिया, यहाँ पर X बराबर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। मैंने यहाँ पर CH3, CH2 और X से यहाँ पर ये एथिल हैलाइड लिया मैंने, तो एथिल हैलाइड यहाँ पर देखो हेलोजन की संख्या 1 है। यदि मैंने यहाँ पर हेलोजन बेंजीन के साथ जोड़ दिया तो यहाँ पर हेलोजन की संख्या 1 है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड कहते हैं। यदि हम हेलोजन की संख्या 2 ले लें, हेलोजन की संख्या कितनी ले लें, 2 ले लें, किसी हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर या हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर नंबर ऑफ हेलाइड्स है वो 2 ले लें, तो जैसे हम 2 लेंगे तो यहाँ पर इसी को हम एग्जांपल को वापस लें कि यहाँ पर हेलोजन 1 है, यदि मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहाँ हाइड्रोजन बच गए 2 और यहाँ पर एक हेलोजन मैंने और लगा दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर हेलोजन लगाया तो ये कौन से हो गए, डाई हेलाइड्स हो गए। इसी प्रकार से यदि मैंने यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर ये डाई हेलाइड्स हो गया। यहाँ मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया तो क्या हो गए, डाई हेलाइड्स हो गए। इसी प्रकार से यदि हेलोजन की संख्या 3 हो, हेलोजन की संख्या कितनी हो, X बराबर संख्या कितनी हो इसकी, 3 हो, यदि हेलोजन की संख्या 3 होती है तो उसे हम ट्राई हेलाइड या पॉलीहेलाइड्स कहते हैं। ये तो नंबर की संख्या के आधार पे हो गया, परंतु इनके अंदर भी फिर से उनको वर्गीकृत किया जाता है। मोनोहेलाइड को भी वर्गीकृत किया जाता है, डाई हेलाइड को भी वर्गीकृत किया जाता है, वो देखते हैं। मोनोहेलाइड्स किसे कहें, यदि किसी हेलाइड में या हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर हेलोजन की संख्या 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड्स कहते हैं। और मोनोहेलाइड्स को उनकी कार्बन के प्रकार के आधार पे, यानी कार्बन किस प्रकार का है, वो प्राथमिक कार्बन है, वह द्वितीय कार्बन है अथवा वह तृतीय कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें फिर से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में वर्गीकृत करें, 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एक तो है 1 डिग्री या इसको हम कहते हैं प्राथमिक हेलाइड्स, दूसरा इसके अंदर है सेकेंडरी हेलाइड्स और तीसरा इसके अंदर है टर्सरी हेलाइड। ध्यान दें, इन हेलाइड्स का वर्गीकरण इस कार्बन के आधार पे किया गया कि कार्बन किस प्रकार का है। कार्बन के प्रकार से मीन्स क्या हुआ कि जैसे कोई आपने एक सीधी श्रृंखला ली है, इस सीधी श्रृंखला के अंदर मैंने ब्यूटेन का उदाहरण लिया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें देखें कि ये निकटवर्ती कार्बन 1 से घिरा हुआ है, ये इसके साथ 1 से घिरा हुआ है तो ये प्राथमिक कार्बन हो गया, ये वाला इसके साथ घिरा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, प्राथमिक घिरा हो गया। ये कार्बन इधर राइट हैंड साइड के अंदर कार्बन से घिरा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये एक कार्बन से घिरा हुआ है, यानी कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 से, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, द्वितीयक हो गया। उसी प्रकार से यदि इस कार्बन की हम तुलना करें तो ये कार्बन राइट हैंड साइड में भी कार्बन से घिरा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया है, द्वितीयक कार्बन हो गया। अर्थात कोई कार्बन चारों ओर, अपने चारों ओर दिक् विन्यास के अंदर, स्पेस के अंदर जितने कार्बन से घिरा हुआ है उसी के आकार पे उनको हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन केवल 1 से घिरा है, प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन 1 से घिरा हुआ है इसलिए प्राथमिक कार्बन है, ये कार्बन दोनों ओर से 2 कार्बन से घिरा हुआ है इसलिए द्वितीय कार्बन है, द्वितीय कार्बन को हम 2 डिग्री कहते हैं, और ये कार्बन भी दोनों ओर से 2 कार्बन से घिरा हुआ है इसलिए हम इसको द्वितीय कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो ये तो कार्बन के प्रकार हुए। तो इस प्रकार से कार्बन के प्रकारों के आधार पर ही हम इसको हेलाइड को प्राथमिक हेलाइड, द्वितीयक हेलाइड और तृतीयक हेलाइडों में वर्गीकृत करते हैं। देखें, पहले कुछ मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। तीन एग्जांपल लिए हमने। यहां देखें कि यहां पर हेलोजन है, क्लोरीन लिया हमने, और ये क्लोरीन सीधे किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन निकटवर्ती केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इसीलिए ये कार्बन कौन सा हो गया, प्राथमिक। ये जब कार्बन प्राथमिक है और ये हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। नाम क्या होगा इसका, क्लोरोएथेन। नाम है इसका क्लोरोएथेन और ये कौन सा है, प्राथमिक हैलाइड्स है। दूसरे में हम देखें, इस कार्बन की हम तुलना करें कि ये जो कार्बन है इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये चारों ओर से कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से। तो जब ये 2 कार्बन से घिरा हुआ है तो ये कार्बन कौन सा हो गया, द्वितीयक कार्बन हो गया। और इस द्वितीयक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, द्वितीयक हैलाइड हो गया। कौन सा हो गया, ये द्वितीयक हैलाइड हो गया। नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इसका लिखना चाहे तो ये क्लोरोएथेन हो जाएगा। बात मैं करूँ तीसरे की, तो इस तीसरे एग्जांपल के अंदर हम देखें कि ये जो बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है। कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 3 से। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको तृतीयक कार्बन कहते हैं। और ये हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हुआ है, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, तृतीयक हैलाइड कहते हैं। क्या कहा इसको हमने, तृतीयक हैलाइड। यदि हम इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। नाम क्या होगा इसका, टर्सरी। तृतीयक को मैंने 3 डिग्री से लिख दिया, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। नाम क्या होगा इसका, टर्सरी या तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। अब देखिए हम कि यहां पर जो मोनोहैलाइड्स है वो 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, एक तो मैंने लिखा था कौन सा हो गया, प्राथमिक हैलाइड। एक मैंने लिखा था द्वितीयक हैलाइड और एक मैंने लिखा था तृतीयक हैलाइड। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राथमिक हैलाइड वे हैलाइड्स होते हैं यदि हैलाइड का हेलोजन वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। और यदि किसी हेलोजन व्युत्पन्न का हेलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम द्वितीयक हैलाइड कहते हैं। यदि किसी हेलोजन व्युत्पन्न का हैलाइड या हेलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक हैलाइड कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड किसके हैं, संख्या में कितने, देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, परंतु ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रकार के हैं। तो ये किस किस श्रेणी में आते हैं, किसके एग्जाम्पल्स हो गए, मोनोहैलाइड्स के एग्जाम्पल हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन संख्या में कितना है, 1 है। तो ये हो गए आपके मोनोहैलाइड्स। अब यदि हम द्वितीयक हैलाइड की बात करें, द्वितीयक का मतलब कि डाइहैलाइड, दूसरा हो गया हमारा डाइहैलाइड। डाइहैलाइड की बात करें तो डाई का मतलब कितने हो गए, संख्या ही हो गई ना, 2। संख्या में कितने हो हेलोजन, 2 हो। तो यदि हेलोजन की संख्या 2 होती है तो उन्हें भी हम जिस प्रकार से मैंने प्राथमिक को मोनो को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में विभाजित किया था उसी प्रकार से हम डाइहैलाइड्स को भी 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से वो भाग मैं लिख देता हूं। ए है वो जेम डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड है, जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड को हम जेमिनल भी बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर है विष डाइहैलाइड, विष डाइहैलाइड। विष डाइहैलाइड को हम विशिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं, विशिनल डाइहैलाइड भी इनको हम बोलते हैं। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। देखिए डाइहैलाइड्स को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है जेम डाइहैलाइड, दूसरा है विष डाइहैलाइड और तीसरा है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। सबसे पहले मैं जेम डाइहैलाइड को लेता हूं। देखो जेम का प्रोनाउंसिएशन है वो सेम के जैसा है, SAME। सेम का मतलब क्या है, समान। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, सेम के समान है। तो यदि हम देखें किसी कि ये जेम डाइहैलाइड है, विष डाइहैलाइड है कि अल्फा ओमेगा है, तो सबसे पहले हमें उच्चारण देखना है उसका जेम का।
तो जेम का सेम के समान है, अर्थात यदि कोई हेलोजन, संख्या में तो 2 होंगे, लेकिन वो कहां पर होंगे, समान कार्बन परमाणु पर उपस्थित होंगे। किन पर होंगे, वो समान कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेम डाइहेलाइड या जेमिनल डाइहेलाइड। जैसे हम एग्जांपल लें, CH3CH, इधर मैंने क्लोरीन ले लिया और इधर मैंने क्लोरीन ले लिया, तो यहां देखिए हेलोजन यहां पर 2 है क्लोरीन के रूप में, तो ये क्लोरीन के रूप में हेलोजन एक के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कौन किसका एग्जांपल हो गया, ये जेम डाइहेलाइड का एग्जांपल हो गया। और यदि हम इसका IUPAC नाम लिखें तो क्या हो गया, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। और यदि इसका हम कॉमन नाम लिखें तो एक बात ध्यान दें कि जेम डाइहेलाइड को है वो एल्किलिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन। ध्यान रखना इस बात को, इसका कॉमन नेम में क्या रखते हैं, एल्किलिडीन कहते हैं। यहाँ एल्किल समूह तो है एथेन और लास्ट में लाते आपने लीडीन, तो नाम क्या होगा इसका, एथिलीडीन, कॉमन नाम एथिलीडीन। और जो हेलोजन है उस हेलोजन का वैसा नाम लिख देते हैं। तो ये क्लोरीन है तो हमने लिख दिया क्लोराइड, तो नाम क्या होगा इसका, एथिलीडीन क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कोई एग्जांपल ले लें हम, CH3CH और मैंने इसको ऐसे लिख दिया Cl और Cl। अब इधर देखिए यहां पर क्या हो गया है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर, या हम राइट हैंड साइड से ना लेके लेफ्ट हैंड साइड से लें तो ये 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है। यानी किसी साइड से ले लें, जो एलोजन मैंने क्लोरीन जोड़ रखा है वो दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर है। तो यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, जो हेलोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हेलोजन केवल कहाँ जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है, सेम कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है। तो इसे हम किसका एग्जांपल मानेंगे, जेम डाइहेलाइड का। यदि इसका हम नाम देखें तो क्या नाम हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो नाम क्या होगा इसका, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसका IUPAC नाम और कॉमन नेम देखेंगे तब उसको हम फिर से हम इसके नाम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जेम डाइहेलाइड्स क्या हो गए, इनको जेम डाइहेलाइड्स को हम क्या कहते हैं, एल्किलिडीन कहते हैं। और जेम डाइहेलाइड के अंदर जो कार्बन परमाणु एक ही पर, यानी समान कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर हेलोजन समूह है उपस्थित होता है, तो इसे हम जेम डाइहेलाइड या जेमिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लें विशिनल डाइहेलाइड, 2 नंबर का लिया था हमने विश डाइहेलाइड या विशिनल डाइहेलाइड, B नंबर का था विश हेलाइड या विशिनल। विश डाइहेलाइड और विशिनल डाइहेलाइड के अंदर देखिए हम विश का उल्टा गया, देखो कि पहले वाले में हमने एग्जांपल लिया था, मैं वापस लिखता हूं उस एग्जांपल को, CH3CH, इधर Cl लिया था और इधर भी क्लोरीन लिया था, तो इसको कहा था हमने एथिलीडीन क्लोराइड का था। यानी नाम भी मैं वापस लिख देता हूं इसका, एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया CH2 और मैंने इधर Cl कर दिया, इधर मैंने किया CH2 और इधर भी मैंने 2 कर दिया। अब देखें ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों निकटवर्ती एडजेसेंट कार्बन है, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के ऊपर दोनों हेलोजन उपस्थित है, जबकि यहां पर एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित है। तो एक ही कार्बन पर उपस्थित है उसको हमने कहा था जेमिनल डाइहेलाइड, और जेमिनल डाइहेलाइड का हमने कॉमन नेम लिया था एल्किलिडीन, और यहाँ पर एथेन है तो एथिलीडीन। इसी प्रकार से यहाँ पर निकटवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर हेलोजन उपस्थित है, तो यदि किसी हेलाइड्स में या हेलोजन युग्मन के अंदर 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के ऊपर हेलोजन उपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं विशिनल डाइहेलाइड या विश हेलाइड। जैसे इसका क्या हो गया, इसे एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, इसको क्या कह दिया, यहां देखो एथिलीडीन क्लोराइड, और यहां पर क्या लिया है एथिलीन, यानी विश डाइहेलाइड को तो कहते हैं एल्किलीन
हेलाइड, क्या कहते हैं उसको, एल्किलीन हेलाइड कहते हैं, जबकि इसमें एल्किलिडीन हेलाइड कहते हैं। इसको जेम डाइहेलाइड को, जेम डाइहेलाइड को एल्किलिडीन हेलाइड और विश डाइहेलाइड को हम कहते हैं एल्किलीन हेलाइड। उसी प्रकार से यहाँ देखो एथेन से एथिलीन क्लोराइड बन गया और यहाँ पर एथेन से एथिलीडीन क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार से ये दो हो गए आपके। पहला कौन सा था, जेमिनल या जेम डाइहेलाइड, यानी समान कार्बन परमाणु के ऊपर हेलोजन उपस्थित होता है। और दूसरा हमने क्या किया है, विश डाइहेलाइड या विशनल डाइहेलाइड, यानी निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं के ऊपर कोई हेलोजन उपस्थित होता है तो उन्हें हम विशनल डाइहेलाइड कहते हैं या एल्किलीन हेलाइड कहते हैं। और यहाँ पर नाम लिखा हमने एथिलीन हेलाइड। यहाँ पर यदि हम इस H को हटा दें और H को हटाकर हम यहाँ पर CH3 कर दें तो भी ये कौन सा है, विशनल डाइहेलाइड है। क्यों, क्योंकि ये देखो निकटवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर है। यदि हम यहाँ पर H को हटाकर कोई हेलोजन जोड़ दें तो भी कौन सा हो जाएगा, वो विशनल डाइहेलाइड्स होगा। अगला देखें हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स। सी हो गया अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड्स। देखें इसके मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पर कह दिया X CH2 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 और मैंने यहां X ले लिया। अब यहां देखें, किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अथवा किसी भी प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन का निकटवर्ती कार्बन परमाणु बीटा कार्बन परमाणु कहलाता है। बीटा कार्बन के निकटवर्ती कार्बन परमाणु गामा, गामा के निकटवर्ती डेल, डेल के निकटवर्ती डेल्टा। इस प्रकार से कार्बन परमाणु का हम जो रूट पद्धति है उसके अंदर हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इनको एक बार नहीं ले रहा हूँ, हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। अल्फा कार्बन परमाणु उसे कहते हैं यदि कोई कार्बन परमाणु किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ हो। कैसे, जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH2 OH, तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह हो गया OH। यदि मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ CH3 CH2, यहाँ मैंने CH ले लिया, यहाँ OH कर दिया और यहाँ COOH कर दिया, तो अब ये प्रतिस्थापी हो गया है क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल ग्रुप है। यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह के नजदीक वाला ये कार्बन परमाणु कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन परमाणु हो गया। यदि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने यहाँ CH2 कर दिया और यहाँ H करके और यहाँ पर OH जोड़ दिया। मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, OH, ये भी प्रतिस्थापी है। अब देखो कि जो क्रियात्मक समूह के नजदीक वाला है वो कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा है, ये कौन सा बीटा, ये कौन सा हो गया गामा, फिर डेल, फिर डेल्टा। इस प्रकार से कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये हो गए कार्बन परमाणु। अब आते हैं हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स के अंदर। मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब इनमें हम देखें कि एक तो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और एक इसको 5 न कहकर मैं अंतिम कह देता हूं क्योंकि श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 और 500 कौन सा, वो अंतिम। यानी एक तो हेलोजन है वो प्रथम कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हेलोजन कहां जुड़ा हुआ है, अंतिम कार्बन परमाणु से। यानी किसी श्रृंखला के अंदर हेलोजन परमाणु प्रथम कार्बन परमाणु तथा अंतिम कार्बन परमाणु पर यदि जुड़ा हुआ है तो उन्हें हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कहते हैं। तो डाइहेलाइड कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। पहला जेमिनल डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड, यानी एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर हेलोजन उपस्थित होता है, कितनी संख्या में, 2, तो उसे हम जेमिनल या जेम डाइहेलाइड कहते हैं। दूसरा, यदि कोई निकटवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर हेलोजन संख्या में 2 उपस्थित हो, निकटवर्ती, एक इस कार्बन पे है तो अगला निकटवर्ती कार्बन परमाणु पे होगा, तो उसे हमने क्या कहा था, विशिनल डाइहेलाइड या विश डाइहेलाइड। तीसरा हमने लिया है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, यानी एक तो प्रथम कार्बन के ऊपर हेलोजन उपस्थित हो और एक अंतिम कार्बन के ऊपर हेलोजन उपस्थित होता है, तो उन्हें हम
अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स कहते हैं। तो ये हो गया आपके प्राथमिक और द्वितीयक हैलाइडों का वर्गीकरण। किसके आधार पे है? संख्या के आधार पे वर्गीकरण हो गया। दूसरा जो वर्गीकरण है हेलोडाइवर्सिटीज का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरा जो आधारित है वो है संकरण पे आधारित, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो किसके अकॉर्डिंग है ये? संकरण के आधार पे, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। अच्छे से लिख देता हूं मैं। संकरण के आधार पर हेलोजन का वर्गीकरण। संकरण कैसे निकालते हैं? 11वीं क्लास में हमने सीखा है या आपने अभी सीखा होगा कि यदि संकरण निकालना चाहते हैं तो संकरण का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि वहां पर सिग्मा बंधों की संख्या, किसकी संख्या देखनी है आपको? सिग्मा बंधों की संख्या और प्लस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, पेयर की यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या और पाई बंधों की संख्या जितनी आती है उस संख्या के बराबर संकरण के कक्षकों की संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं CH4 का। CH4 के अंदर हम देखें तो इसकी संरचना वैसे होती है, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? इस फॉर्मूला में पुट अप करें तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या 1 2 3 और 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, इसलिए इसके पास कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बचा है। इसलिए यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। कक्षक कितने आ गए? 4 कक्षक आ गए। यानी 4 कक्षक आते हैं सिंपली किस में होते हैं? एक S का और P का कितना हो गया? 3। संकरण कौन सा हो गया? sp3 हो गया। जैसे हम H2O के अंदर ले, ठीक है, H2O के अंदर ले, H2O की संरचना इस प्रकार से होती है, इधर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहां भी इसके अंदर बीच में एंगल होता है 104.5 डिग्री का। तो यहां पर ये देखें, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, ये लोन पेयर है। अब इसके अंदर हम पुट अप करें, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 1 और 2। तो सिग्मा बंध की संख्या होगी 2। अब देखिए यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते 6 में से 2 तो इसने पाई बॉन्ड बना लिए, तो कितने बच गए? 4। और 4 का पेयर कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP कितने हो गए? 2 हो रखे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, पेयर 2 हो गए। तो मैंने 0 के स्थान पर कितना लिख दिया? 2। 2 2 कितने हो गए? 4 कक्षक। 4 कक्षक किस में आते हैं? sp3 के अंदर। इस प्रकार से हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो संकरण के आधार पे हम वर्गीकरण करें तो वो कैसे करते हैं? देखें, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं सीधे। इसका हमने पढ़ रखा है। यहां हमने एग्जांपल लिया, यहां मैं ब्रोमीन कर देता हूं ताकि हम नाम ले तो सही से ले। एथिल ब्रोमाइड,
इसमें संकरण कौन सा है इस कार्बन के ऊपर? sp3। इस कार्बन पर देखें हम sp3। इस कार्बन के ऊपर देखें डबल बॉन्ड आ गया है, यहां से एक हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यहां से हट गया है, तो डबल बॉन्ड हटने के कारण यहां पर संकरण कौन सा हो गया है? इस कार्बन के ऊपर sp2। इस कार्बन के ऊपर देखें हम तो इस पे है sp3। इस कार्बन पे हम देखें sp2। इस कार्बन के ऊपर देखें हम sp3। इस कार्बन पे देखें हम sp2। यानी यहां पर संकरण sp2 sp3 संकरण आ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इनका है वो संकरण के आधार पर वर्गीकरण किया है। पहला हम देखें कि यहाँ पर देखिए संकरण के अंदर सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ है? ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और अगला भी ये कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसको हमने क्या नाम दे दिया? एल्किल हैलाइड। सबका हम अलग अभी वर्गीकरण करेंगे। इसको हमने कहा एल्किल हैलाइड। दूसरा इसमें मैं आता हूँ, इसमें आने के लिए देखें कि यहाँ पर कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन निकटवर्ती कार्बन परमाणु है वो कौन सा है? sp2 है। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज यानी संकरित कार्बन परमाणु आ गया। तो इस प्रकार के जो है उन्हें हम कहते हैं एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन यानी ये कार्बन परमाणु कौन सा? ये वाला एलिलिक है, यानी जो खुद sp3 संकरित हो लेकिन निकटवर्ती कार्बन परमाणु sp2 है, तो इस प्रकार के हम कहते हैं एलिलिक। और एलिलिक कार्बन परमाणु से जैसे ही ब्रोमीन या कोई हेलोजन जुड़ता है, क्लोरीन, आयोडीन, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया? एलिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड हो गया। कौन सा हो गया? ये एलिलिक हैलाइड हो गया। यहाँ पर देखें कि ये sp3 तो है, लेकिन इस साइड में भी देखें कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पर आया तो ये sp2 है, और यहाँ इसको देखें तो ये sp3 है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है वो sp2 है। यानी इस बेंजीन की श्रृंखला में sp2 कार्बन परमाणु है और यहाँ पर sp3 कार्बन परमाणु है। इसमें देखें कि यहाँ पर सीधी श्रृंखला में sp3 कार्बन परमाणु है और इस सीधी श्रृंखला के अंदर ये sp2 कार्बन परमाणु है। यदि एक सीधी श्रृंखला के अंदर होता है, चक्रीय संरचना नहीं होती है, एरोमेटिक यौगिक नहीं होता है, तो उन्हें हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। लेकिन यहाँ पर देखो इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बाद में बेंजीन की संरचना है जो एक एरोमेटिक है, यानी एक sp3 कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ, लेकिन बाद में कौन सी श्रृंखला है? बेंजीन।